नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। झारखंड के धनबाद में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। मरांग बुरु की धरती को मेरा शत शत प्रणाम। निर्वाण भूमि पारसनाथ को भी मेरा प्रणाम। आप सभी इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी, अत्यंत सरल, मेरे बहुत पुराने मित्र बाबूलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मैं इसलिए उनका आभारी हूं। और जब मैं आप सबके दर्शन कर रहा था तो बहुत पुराने पुराने चेहरे, जिनके साथ मुझे संगठन में काम करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे सब पुराने साथियों को आज मुझे निकट जाकर के प्रणाम करने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि जो पंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया, और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पंडाल में है और 95% लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। ये जो धूप में तप रहे हैं, आपको जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको, झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं
कि पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा मुझे, जो आप मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या मैं आपके लिए जिंदगी खपाऊंगा कि नहीं खपाऊंगा? आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा? आपको विश्वास है ना? यही मोदी की गारंटी है। मेरे भाइयों बहनों, अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी, साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का लोकार्पण हो गया। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? सब लोग निराश हो चुके थे ना, सबने मान लिया था बस हो गया, ताला लग गया। माना था कि नहीं माना था? लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है, और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी, उसमें भी ऊर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है। इस खाद कारखाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस खाद कारखाना से पूर्वी भारत के किसानों को बहुत लाभ होगा। साथियों, भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है, और वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखिए, उसका मैं उदाहरण आपको याद कराता हूं। नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। मोदी ने उन गरीबों की भी चिंता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था। सौभाग्य योजना से यहां धनबाद में भी करीब 1 लाख घरों में पहली बार मुफ्त बिजली कनेक्शन लगा है। इसलिए तो
देश कह रहा है, इसलिए तो देश कह रहा है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, झारखंड के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों के गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई है। देवघर में झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट का शिलान्यास मैंने 2018 में किया था। साल 2022 में इसके लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे ही दिया। साल 2018 में ही मैंने झारखंड के पहले एम्स की आधारशिला रखी थी और 2022 में इसका लोकार्पण भी आपके ये सेवक मोदी ने किया। आज झारखंड देश के उन राज्यों में है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। झारखंड को अब तक 3 आधुनिक मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है। कुछ दिन पहले ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 27 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ है। एक साथ 27 स्टेशन। पिछले 100 साल में ये काम नहीं हुआ होगा। 25 फरवरी को ही झारखंड में अस्पतालों से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, झारखंड में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि यहां कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो। लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा। क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। और अभी बाबूलाल ने जो तो बढ़िया वर्णन किया है इसका। भाइयों बहनों,
ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनाते हैं आपको। इन इंग्लिश एंड देन आई रिपीट दैट इन हिंदी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। The last 10 years, as you know, have seen tremendous deep structural permanent changes in our country. One of the most defining changes has been Prime Minister Narendra Modi ji's politics of performance. His ability to transform and execute at unprecedented scale and depth, solve problems that remained unsolved and were unsolvable for decades, and change the narrative about India. The economy is a very good example of how his politics of performance has transformed India over the last 10 years and taken it from the fragile 5 of the world's economies to the top 5 economy of the world, poised to become the top 3. I will take you through 5 slides just to tell you about this a little bit more, but before that let me also say हिंदी में पिछले 10 साल में हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल और डीप चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस के एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में और गवर्नेंस में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस वो लेकर आए हैं। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड स्केल और डेप्थ में एग्जीक्यूट किया है और सालों से और दशकों से जो प्रॉब्लम्स अनरिजॉल्व थे, अनसॉल्व थे, उनको उन्होंने सॉल्व किया है और देश के नैरेटिव उन्होंने एकदम बदल दिया है। और हमारे अर्थव्यवस्था आज के दिन एक बड़ा एग्जाम्पल है, शाइनिंग एग्जाम्पल है उनके पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और उनके गवर्नेंस का नतीजा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट वन। ये रहा है देश का प्रोग्रेस 3 फेजेस में। एक 2004 से 2014 जो हम यूपीए के लॉस्ट डेकेड मानते हैं और मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। 5 साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दैट डेवेस्टेटेड इकोनॉमी ही रीबिल्ट and from 2019 to 24 he has built the foundations and laid the foundations for our ambitions for a Viksit Bharat through an era called the New India. Next. पहले तो आपको ये मैं दिखाऊंगा कि हम 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एंडिंग परफॉर्मेंस यानी कि इकोनॉमी को इस स्टेज पे छोड़ के जा रहे हैं। 8.4% हाईएस्ट ग्रोथ इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट। ये रहा, जैसे मैंने कहा, सस्टेनेबली कंटिन्यूअस ग्रोथ रहा है देश का और दुनिया के देशों में से सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इकोनॉमी आज इंडिया का है। नेक्स्ट। और ये मैं, क्योंकि काफी सारे लोग अर्थव्यवस्था के बारे में काफी सारी चीज बोलते हैं, ये रहा यूपीए का जो लॉस्ट डेकेड का परफॉर्मेंस का जो लास्ट स्टेज में उनका इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है 5.3% डिक्लाइनिंग। और 29 फरवरी को थाना जारचा पुलिस की तरफ से लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 3 अभियुक्तों को ग्राम बिसाहड़ा गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि थाना जारचा में एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें वादी के बैग में रखी सोने की चैन, 300 रुपये और एक पीतल की अंगूठी नग लगी हुई चोरी की गई। उनकी तरफ से अपना सामान वापस मांगने पर मारपीट और गाली गलौज के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई।
शिकायत पर पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया और जांच में जुट गई और आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नोएडा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 3 चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने कई सारा सामान चोरी किया था, जिसमें नकदी भी शामिल थी और तमाम सारा सामान था। 30 किलो तांबे के तार को भी इनके पास से बरामद फिलहाल पुलिस ने कर लिया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इन लोगों ने जहां से चोरी की थी उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन अब पुलिस ने इन पर शिकंजा कसते हुए तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। ये एक शिष्टाचार मुलाकात रही, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को रोम रोम में राम नामक की पुस्तक भी भेंट की। तो खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। इस मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक पुस्तक भेंट की, जिसका नाम था रोम रोम में राम। तो तस्वीरें जो हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये मुलाकात काफ़ी खास रही, शिष्टाचार भेंट ये मानी जा रही है। और इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब राजभवन पहुंचे तो उन्होंने राज्यपाल को भेंट स्वरूप एक पुस्तक भी दी और उस पुस्तक का नाम था रोम रोम में राम। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत के 6ठे सबसे ताकतवर व्यक्ति बने हैं। भारत के 100 सबसे ताकतवर व्यक्तियों की लिस्ट में उन्होंने अपना स्थान ये हासिल किया है। तो भारत के 100 ताकतवर लोगों की सूची जारी हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6ठा स्थान हासिल किया है। अपने काम और अपने काम की बदौलत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थान हासिल किया है, जिसमें 6ठा स्थान उन्हें दिया गया है और भारत के 6ठे सबसे ताकतवर व्यक्तियों में वो अब शुमार हो गए हैं। और दिल्ली में एशिया आर्थिक संवाद 2024 को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रीफिंग की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। गौतम बम्बावाले, फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear students. I am truly delighted to address the 8th Asia Economic Dialogue. In the years that have passed, I note that the dialogue has emerged as a prominent forum on geoeconomics. This edition focuses very appropriately on the geoeconomic challenges of our times. Today, these broadly fall into 3 categories. One is the supply chain challenge that has arisen from a particular economic hardwiring created by the globalization era. Whether it is finished products, intermediates or components, the world is dangerously dependent on a limited number of suppliers. Even as importers, the production centers have built their own sourcing chains. How to introduce greater resilience and reliability is today central to de-risking the global economy. All of us need more options and must work to create them. The second is the technology challenge, which grows by the day given our reliance on it for more aspects of our daily life. The digital era has given it an altogether different connotation because it is so intrusive. It is not just our interests that are at stake, but often the most personal of our decisions and choices. Such an era demands more trust and transparency. But in fact, we are seeing the reverse where technology providers are concerned. The third is the challenge of over-concentrations stemming from the nature of globalization. They are heightened by unpredictability and opaqueness. We discovered this most sharply during the COVID period. But from time to time, we are also reminded when market dominance is weaponized. For the global south, this is particularly serious given the extent of its dependence. These 3 phenomena
have come together particularly impactfully when we consider the evolution of critical and emerging technologies. And we all know that this is indeed the era of AI, of EVs, chips, green and clean technologies. What we are confronting is no longer a matter of comparative economic advantage, if it ever was. We are actually talking about the future of the global order. अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।